नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर वी.के. बहुगुणा, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में महानिदेशक पद से रिटायर हुए हैं और त्रिपुरा सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और आजकल पर्यावरण को लेकर और जनता के मुद्दों को लेकर बहुत जागरूक हैं और एक अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। उत्तराखंड में उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई है और वो इस पार्टी का उनका मकसद है कि उत्तराखंड का समाज सुधरे, उत्तराखंड में पर्यावरण सुधरे और उत्तराखंड की जो समस्या हैं उन पर सरकार का ध्यान जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो धन्यवाद आपको। पहली बात तो उत्तराखंड की जो बड़ी बड़ी ये भी खबर आई है कि उत्तराखंड सरकार की जो समिति थी, पलायन को लेकर समिति बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसने कहा कि करीबन 300 गांव तो ऐसे हैं जो जहां इंसान नहीं है, निर्जन हो गए, और करीबन 3200 गांव ऐसे हैं कि जहां लगभग 40% या 45% लोग पलायन कर गए और करने वाले हैं। तो चूंकि आप इस तरफ आपने बहुत काम किया, ये क्या केवल उत्तराखंड की समस्या नहीं है, ये तो देश के लिए खतरा है ना? देखिए, पलायन तो हर राज्य में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत होता रहता है, लोग इधर से उधर तो जाते हैं। उत्तराखंड में जो ये गांव सोने हो रहे हैं, वो एक हमारे लिए एक सामरिक दृष्टिकोण से एक बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है। और चूंकि हमारा बॉर्डर चाइना से लगता है, नेपाल से लगता है, और दोनों जगह जो है कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं हैं हमारे बॉर्डर एरिया में। पर जो पलायन का जो वास्तविक इशू ये है कि जब लोग बाग अच्छे स्कूल नहीं होंगे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं होंगी और कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, तो आजीविका के जब कोई साधन नहीं होंगे तो लोग बाग फिर बाहर का रुख देखते हैं। तो इसमें हमारे जो प्रदेश में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो डेवलपमेंट का जो रूप है वो सही नहीं है, और उत्तराखंड में बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे लोगों की हैं। तो एक एक करके जब आपसे चर्चा होगी तो बताएंगे। देखिए, अभी 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य बना और वो इसी मकसद से बना गया था कि राज्य में विकास होगा और लोगों की जो पलायन है वो रुकेगा, वहीं रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और आपका स्वास्थ्य सुविधाएं, जो 3 मुख्य वहाँ समस्या हैं, उनसे निजात मिल जाएगी। लेकिन आज हम 24 साल, हमारा 25वां साल शुरू हो रहा है और अभी नवंबर में जब स्थापना दिवस मनाएंगे तो एक बहस चल पड़ी है कि हमें उत्तराखंड राज्य बनाने से क्या मिला। क्या हम उत्तर प्रदेश के साथ ही ठीक थे? कम से कम वो दबाव में तो रहते थे, सारा पैसा इधर भेजते थे, तो हमने क्या मिला हमें उत्तराखंड राज्य बनाने? मैं भी कभी कभी ऐसे ही सोचता हूँ कि उत्तराखंड राज्य से हमको क्या मिला। हमको 17 एमएलए मिल गए और 9 मुख्यमंत्री मिल गए। 12 मंत्री मिल गए हैं, और ब्यूरोक्रेसी भी काफ़ी बड़ी है। तो हमारे उत्तराखंड के जो जो हमारी आकांक्षाएं थी उसमें पिछले 24-25 साल से जो हमारे नेता लोग हैं, जो वो उतनी हमारी आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हैं। एक तो उनमें विज़न की कमी है, दूसरा जो है वो भ्रष्टाचार पे न तो अंकुश लगा पाते, और एक प्रकार से राजनीति एक पैसे कमाने का एक धंधा हो गया है। और जब राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ता है तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार अपने आप नीचे तक पहुंचता है। तो जैसे आपने देखा कि बहुत सारे आपने जो है अभी स्कैंडल हुए हैं, जो लोग बाग नौकरी बेच रहे हैं, हमारे लोगों को सर्विस नहीं मिल रही है, तो अकर्मण्य लोगों को जो है अच्छे अच्छे पोस्टों में बिठा करके उनके साथ जो है धन की लूट होती है। और ऐसे ही उत्तराखंड में जो हो रहा है, पर फिर भी मैं कहूँगा कुछ कुछ तो ऐसा है, जो कुछ भी उत्तराखंड में अच्छा हुआ है वो वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो उद्यमी हैं, उनके अपने कारण जो है उत्तराखंड जो डेवलपमेंट हुआ उन्होंने अपने से किया। पर आपको ऐसा लगता है, जो मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि उत्तराखंड की राजनीति दिल्ली से बैठ के चल रही है, क्योंकि वहाँ नेशनल पार्टियाँ राज कर रही हैं, कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी। तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये दिल्ली से तय होता है, देखिए, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। तो इसके कारण क्या है कि दिल्ली वालों की नज़र से वहाँ देखा जाता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। उत्तराखंड ऐसी राज्य है जिसमें जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो एक अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं,
भू कानून के लिए हम इतने लड़ रहे हैं हिमाचल की तर्ज पर, लेकिन बीजेपी ने इसको टालना है और कांग्रेस ने भी टालना है। वो इसलिए टालना है कि क्योंकि उनको डिसीजन दिल्ली से हो रहे हैं। नहीं डिसीजन है उनका ये है कि भाई नहीं, उनको शायद ये लगता होगा कि ये यहाँ पे और आदमी बाहर से आ जाएं तो और हमारा सपोर्ट बढ़ेगा। और कुछ उनको ये लगता था, क्या हुआ था जब ये उत्तराखंड बना था 2000 में, तो कुछ नक्सलवादी लोग भी कुछ थे, तो उस समय लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भाई चलो नक्सलवादी है, चलो इसमें रुड़की मिला दो, इसमें ये मिला दो। तो इस तरह की बातें हुई हैं, इवन सहारनपुर को मिलाने की बात हो रही थी। तो ये ऐसी बातें हैं जो कि आज भी मैं कहूँगा कि उत्तराखंड राज्य बनने से हमारी जनता का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, और तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि एक क्षेत्रीय दल जो है वहाँ पे नहीं आएगा। बिल्कुल। इसी चीज़ को देखिए, मैं शुरू में मैंने एक NGO में को लेकर के मैंने कहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति जो है वो सनातन का मुकुट है, ठीक है। यहाँ पर एक तो सबसे पहले तो पर्यावरण का ढंग से संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा सिर ही जो है इधर उधर चोट खाएगा तो फिर नीचे भी तो खून बहेगा। तो इसलिए हमको सबसे पहले अपने पर्यावरण को यहाँ पे सुरक्षित करना है। तो उससे क्या, हमारी प्लानिंग इतनी बेपैने की प्लानिंग है। आपने 4 धाम यात्रा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ऑल वेदर रोड तो ऐसी बननी चाहिए, अगर वो माना किसी पिलर पे बनती। अब इन्होंने 4 ऑल वेदर रोड को वैसे ही बनाया है जैसे वो 6 फुट की रिटेनिंग वाल, 6 फुट की ब्रेस्ट वाल। तो वो सारी रोडें अभी आपके देखो रेनी सीजन में सारी बंद पड़ी हैं, नुकसान बह गई हैं, और उसके हो रहा है, ऊपर से पहाड़ और गिर रहे हैं। हाँ, और गिर रहे हैं। फिर आपने वो सुरंग लेकर के क्या हुआ देखिए उत्तरकाशी में। तो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो प्लानिंग है, वो बिल्कुल गलत है। और रिसोर्सेज का जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार उसका आंकलन के अनुसार प्लानिंग नहीं होती है। जो जिसका मन आता है वो ऊपर से कुछ डिसाइड करके कर देता है। नेता लोगों को ज़्यादा मेरे ख्याल से इसका मतलब नहीं है। इसलिए जो है, जैसे हमने उत्तराखंड समानता पार्टी एक समानता की विचारधारा रखती है जो संविधान में है, कि जो हमारे समानता का सिद्धांत है उसके अनुसार हम जो है अपने स्टेट को के युवाओं से हमारी वो रिक्वेस्ट रहती है, माताओं बहनों से रहती है कि आप समानता के अधिकार को समानता पार्टी के साथ जुड़ें और इस राज्य में एक आमूल चूल परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं किसी पोस्ट के लिहाज से इसमें राजनीति में नहीं आया, मैं तो अखबारों में भी लिखता रहता हूँ। मेरा एक छोटा ट्रस्ट बना रखा है जिसमें मैं ट्राइबल के और सारे भारतवर्ष में जो इशू होते हैं वो ट्विटर के थ्रू उसके थ्रू मैं रेज करता हूँ। पर उत्तराखंड में मैंने जो इशू रेज किए थे वो ये किए थे कि यहाँ पे जो है कुछ इतने बाहर से आ गए हैं घुसपैठिए, उसमें सरकार ने देखा नहीं कौन किसके आधार कार्ड बन रहे हैं, कौन भ्रष्टाचार के कारण आप जो है जाइए अपने 200 रुपये दे करके अपने राशन कार्ड बनाइए। राशन कार्ड बनाने के बाद आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, आप ऐसे ही जा करके कहीं आधार कार्ड बनवा रहे हैं। उसके बाद आप वहाँ जितनी हाँ, तो कौन नहीं अब आप देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ कितनी हज़ारों हेक्टर ज़मीन पे जो है लोगों ने रिलीजियस स्ट्रक्चर बना दिए हैं, किसी ने मज़ार बना दिए, किसी ने वो बना दिए। भाई हमारे उत्तराखंड में जो मुसलमान भाई रहते हैं वो सहसपुर और इधर कुछ रुड़की वगैरह में थे, वो तो नहीं मज़ार बना रहे जंगलों में, ये तो बाहर के लोग आ रहे हैं। ये कौन है तो ये तो पता करे सरकार। हाँ, अच्छा और ये फिर स्टडी आ रही है होम मिनिस्ट्री मैंने कि नेपाल की तरफ से लोग घुसपैठ कर रहे हैं। हाँ, नेपाल में पिथौरागढ़ में तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। पिथौरागढ़ में जो नेपाल के साथ का साथ 2022 की सेंसस में वहाँ से 2 लाख गोरखे वहाँ से हट गए हैं और उनकी जगह ये आ गए, वो फिर पिथौरागढ़ में हमारी तरफ आ गए हैं और हमारे नेताओं ने उनको वहाँ पे बसा दिया। तो जो घुसपैठी आ रहे हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतनी मज़ारें बन रही हैं, इतनी वो लोग कौन है ये तो पता करे ना। ये तो पता करे। अच्छा, अभी जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा, बहुत मैं लिखता रहता हूँ, जैसे ड्रग के इशू हैं बहुत लिखता हूँ। फिर जब मैंने लिखा तब जा कर के कुछ 2000 हेक्टेयर में कुछ 2000 के आसपास कुछ इन्होंने कुछ मज़ारों का उन्होंने तोड़ा है, बट अभी भी कुछ नहीं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, रेंजर है, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? हाँ, वो मतलब उनकी मौजूदगी में कैसे वहाँ आ जा रहे हैं? हाँ, तो ये बोलने से बहुत है, हम बहुत अच्छा करेंगे, हम जो है भू माफिया को ख़त्म करेंगे। आपने अभी तक एक भू कानून नहीं बनाया। एक सुभाष कुमार की रिपोर्ट ऐसी पड़ी हुई है भाई, इसके लिए इतनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी क्या करनी है? सिंपल एक लाइन का जो हिमाचल का ऑर्डर है भू कानून का, उसको प्रस्ताव पारित करके उसको एक्ट बना दो विधानसभा में। इतनी आपने
कभी चीफ सेक्रेटरी कमेटी देख रही है, कभी वो कर रही है, अब आप सीए लगा रहे हो। पहले तो भू कानून करिए, फिर लोगों के मूल निवास की बात है, फिर अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, आपने क्या किया, जैसे कभी जोशीमठ हो या आपका ये जौनपुर का ब्लॉक है, आपने इसको ओबीसी घोषित कर दिया। मेरे विचार से पूरा उत्तराखंड का हिली एरिया पूरा ओबीसी में, ओबीसी, हाँ कुछ लोग एसटी मांग रहे हैं, पर एसटी हो न हो ओबीसी तो बहुत एसटी का बेनिफिट है, क्योंकि एसटी में फिर ये जो बाहर के लोग जमीन खरीद रहे हैं वो सब नहीं, बाहर के लोग जमीन खरीद तो अभी भी गवर्नमेंट कर सकती है सक्षम है। नहीं, अभी तो माना जाए सरकार को नहीं करना है, क्योंकि उनको अपने लोगों को भी देना है। लेकिन एसटी एक बार हो जाए तो ट्राइबल के लैंड आप खरीद नहीं सकते। नहीं, फिर ट्राइबल के लैंड उसके भी बहुत सारे लोगों ने तरीके निकालते हैं, मैं तो जानता हूँ, मैं रहा हूँ त्रिपुरा में। पर जो ओबीसी में हमारा क्या फ़ायदा होगा कि आपको फिर जो है जो जॉब है अब वो यहाँ के लोगों को मिलेगी। अभी क्या हो रहा है, अभी एक मुन्ना सिंह चौहान ने एक बहुत अच्छा एक एमएलए ने, मैं तो उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ कि बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने रोक करके वहाँ पे एक जो ओबीसी का रिजर्वेशन हो रहा था स्थानीय निकाय के चुनाव में, उन्होंने रोका। भाई बाहर का अंसारी वो यहाँ का ओबीसी हो गया, बाहर का यादव यहाँ का हो गया। पहले आप ये तो देखो कि वो लोग हैं कितने, यहाँ के ओबीसी कौन है, तो ओबीसी है नहीं, ओबीसी है नहीं, जो भी है। तो अब हम असली ओबीसी तो हमें जो पहाड़ों में रह रहे हैं। सही बात। आप जो है भारत सरकार का मंडल कमीशन ले लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड में जो उत्तराखंड के, ना लोगों के पास जमीन है, ना नौकरी है। तो आप बिल्कुल बहुत गंभीर मुद्दा है। नहीं तो वो कि अगर ओबीसी इन्होंने रिजर्वेशन कर दिया तो उत्तराखंड के बाहर के लोगों को सब मिल जाएगा। तो इसलिए क्या करो, सबसे पहले उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को, जितने हिल डिस्ट्रिक्ट हैं इनको ओबीसी करो। फिर ओबीसी के लिए आप उत्तराखंड में 80% रिजर्वेशन करो और भारत सरकार में उनको 27% का उनको जॉब मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इशू है। फिर एक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अभी कोई नहीं बोलता है, ना तो चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, ना कोई नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय पार्टियों को कोई मतलब नहीं है। नहीं, उनको तो हमारे लोगों को बोलते हैं जमीन, हाँ क्षेत्रीय। मैंने भी यही तो मैं बार बार मैंने चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है कि यहाँ की रजिस्ट्रियाँ बंद करो, पहाड़ों में रजिस्ट्रियाँ बंद करो, बाहर वालों की रजिस्ट्री बंद करो, जो यहाँ के लोग हैं उनकी करो, क्योंकि वहाँ की जो है वो जो कैरिंग कैपेसिटी तो समाप्त हो चुकी है, बिल्कुल, है ना। अभी तो इस तरह की चीजें, लेकिन अभी जो जोशीमठ में हुआ वो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग बस गए, इसलिए ज्यादा लोग बढ़ गए। भाई कितने वहाँ 66 पता नहीं कितनी वहाँ फैमिली थी, 66 थी, कितनी थी आज से 50-60 साल पहले। अब जो है कितने हजारों हो गए। अच्छा, तो सारे जो मकान बना रहे हैं। अच्छा, एक तो होटल है उसने बना दिया 5 मंजिला 6 मंजिला, उसको किसने परमिशन दी? सब इधर चलता है। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात अभी जो उत्तराखंड में होने वाली है, जो हमारे नेता जो हैं जो मतलब जो है आराम से पैसे कमाने में लगे हैं, मैं तो यही कहूँगा जो अपनी वो ये है कि परिसीमन जो है अब होने वाला है 26 में। हमारी डिमांड ये है कि परिसीमन को या तो ज्योग्राफिक आधार पे करो, जैसे कि कुछ इन्होंने कश्मीर में किया था जब पहले, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ करना नहीं तो नहीं, उन्होंने नहीं किया। हमारी 4 सीटें जब पिछली बार परिसीमन हुआ वो कम हो गई, अब की बार 5-6 सीटें और कम होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन का रेशियो बदल गया है। तो आपको उत्तराखंड से कोई सीएम बन ही नहीं पाएगा, फिर तो मैदान का ही बनेगा। फिर तो मैदान का ही बनेगा। तो फिर उत्तराखंड की जो मूल समस्या थी फिर हम वही नहीं, मैं तो कहूँ कि जो पहले हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी हैं प्लेन एरिया में, उनका बन जाए तो बन जाए, पर जो बाहर से जो भीड़ लगी हुई है, फिर जो डेमोग्राफिक चेंज है, ये सामयिक दृष्टि से बहुत खतरनाक है। तो इसमें अभी वही जो पलायन समिति की रिपोर्ट आई है, उसने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि जो 350 गांव हैं जो बॉर्डर एरिया उनमें जो हमारे सीआईएसएफ के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, वो रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं कि कहीं चीन के लोग ना घुस जाए। तो उन बेचारों को वहाँ चौकीदारी वहाँ भी करनी पड़ रही है, सीमाओं के अलावा गाँव की चौकीदारी करनी पड़ रही है। और इधर से जो आपने अभी मजारों वाली बात उठाई, नेपाल से इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जो गांव खाली हो रहे हैं वहाँ वो लोग घुस रहे हैं। ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई। नेपाल से नहीं है, आपके बिजनौर, हाँ बिजनौर और नजीबाबाद से तो है। बिजनौर, नजीबाबाद और उधम सिंह नगर की तरफ से नहीं, यहाँ पे सहारनपुर से। देखिए, भारतवर्ष में एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी सिटीजन कहीं भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लेकिन टारगेटेड है जो। हाँ, पर एक प्लानिंग से कि सब्जी बेचने के नाम पे जाना है, फिर कब्जा हमने नहीं, वो हो ही जाएगा, कब्जा हो ही रहा है। पर इसीलिए उत्तराखंड की जनता सोई हुई है बिल्कुल ना, वो बेच रही है दारू पी के।
हाँ वो उनको शाम को एक दारू की बोतल पिला दो तो अपनी जमीन को जो प्राइम लोकेशन में है वो एक दारू की बोतल में बिक जाते हैं आज भी। हाँ आज भी ये बड़ी समस्या है। नहीं तो ठीक है, फिर देखो एक है बोलते हैं एज यू आर सो इज योर गवर्नमेंट। तो जैसे लोग अभी मैं बिहार गया था, बिहार में लोग बोलते थे कि भाई वहाँ तो ऐसे ही लोग ऐसे नेता है, पर मैं आज देख रहा हूँ कि बिहार में बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव कार्य हो रहे हैं। हाँ अब थोड़ा सुधार आया है। अब थोड़ा सा नहीं मैं भी देख के आया हूँ गया में। क्या उन्होंने एक ऐसा एक ग्लास वॉक स्काई वॉक बनाया है जो मैंने अमेरिका में देखा, उसी के इस तरह का सफारी उनकी एक बहुत अच्छी बनी है। टूरिज्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर एक राज्य में जो इतना बुरा राज्य था वहाँ पे सुशासन हो गया है, और इसीलिए नीतीश कुमार जी को लोग सुशासन बाबू भी बोलते थे। हाँ। ठीक है, तो उत्तराखंड की जनता से तो मेरा ये अनुरोध है कि राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ करके आप क्षेत्रीय पार्टी, एक उत्तराखंड समानता पार्टी नहीं है नहीं, और हमारी समानता पार्टी में बड़े अच्छे रिटायर्ड बहुत सारे गजटेड अफसर हैं, आर्मी के कर्नल है ना, ब्रिगेडियर लोग हैं हमारी पार्टी में, अच्छे लोग हैं। आप इनको पर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बिना धनबल के राजनीति करो। जैसे नेहरू जी के ज़माने में जब शुरू में 57 में इलेक्शन हुए थे, लोग 200-300 रुपये में बनते थे। हाँ। और जब तक इलेक्शन में पैसा चलेगा तो कभी पैसा दारू चलती है वहाँ, बस। तो इसीलिए तो ठीक है, इसलिए गुंडे और पैसे वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो उत्तराखंड तो केवल अगर इस तरह से रहेगा तो 10-15 साल के बाद इसने तो यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई। डॉक्टर साहब जो आपने बात की भू कानून की, उसको लेकर हम आगे बात करें कि उत्तराखंड के जितने भी सड़क वाले क्षेत्र हैं, सड़क के गांव हैं, वो सब ऑलमोस्ट बिक चुके हैं। हाँ। और वहाँ लोग होटल बना रहे हैं। हाँ। रेस्टोरेंट बना रहे हैं। और हमारा केवल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वो तो एक मुद्दा है ही, उसके साथ साथ हमारा कल्चरल जो डिग्रेडेशन हो गया है। आप देखिए अंकित हत्याकांड। हाँ। भाई देखो, मैं बीजेपी के नेताओं से यही कहता हूं कि आप हिंदू बोल करके तो बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते हो। आपने हमारे कल्चरल स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या किया मेरे को बताओ। हाँ। लेकिन वो भी खुश हैं क्योंकि हमारी जनता फिर बोलती है अरे ये बहुत अच्छा है। हाँ। वो फिर आ जाते हैं। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। आप देखिए पिछले 10 साल से बीजेपी के शासन में कितने घुसपैठिए यहाँ आ गए। नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं है, वो सिर्फ बयान देने के लिए। अच्छा भैया, और पूरे पहाड़ों की जो आप रंगत देखिए, विकास की रंगत देखिए, मेरे अनुसार तो 80,000 करोड़ रुपए का लगभग बजट है। पता नहीं कितना खा रहे हैं, कितना नीचे लग रहा है, पर अकर्मण्यता की बहुत ज़्यादा है। हाँ, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि थोड़ी बहुत ये जो अभी नया चीफ मिनिस्टर इनके बने हैं, थोड़ी बहुत वो ठीक ठाक कर रहे हैं, पर वो भी कितना कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ दिल्ली वाले काम करने दे तो नहीं, दिल्ली। हाँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल अब जो है उत्तराखंड के लोगों को बिल्कुल अंडरग्राउंड रह करके एक परिवर्तन लाना चाहिए। हाँ, और क्षेत्रीय पार्टी जरूर, और ये क्षेत्रीय पार्टी इसलिए कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हो, आप क्यों इतने ज़्यादा इमोटिव हो जाते हो, और जिन लोगों को आप वोट देते हो उन पे न तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बहुत उनकी बुद्धि नहीं है, पर अगर उनकी बुद्धि है तो वो तो मतलब जो है भ्रष्ट हो जाते हैं ना, करते नहीं है। कोई जातिवाद में फंस गया है ना, कोई क्षेत्रवाद में फंस गया है। इसको छोड़ करके उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए आगे आइए, सांस्कृतिक पतन की ओर न जाइए, और एक क्षेत्रीय पार्टी को आगे लाते हुए समानता के सिद्धांत के अनुसार इस उत्तराखंड को एक समृद्ध उत्तराखंड बनाने की कोशिश कीजिए। और इसके अंदर इतने रिसोर्सेज तो हैं ही। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम उत्तराखंड में इंटीग्रेटेड वो करें, जैसे हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, और इस जो आपकी इस तरह के जो जैसे माना मिलेट्स है हमारे यहाँ। नहीं मिलेट्स है, नहीं आप जैसे मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ जो है बंदर आ गए। भाई कीवी फ्रूट को नहीं खाता बंदर, कितने लोगों ने लगा दिया, 1 साल में उसके 2000 कीवी हो गए। एक आदमी को मैं दिख रहा था। हाँ, और कीवी का जो है उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, प्राइस भी ज़्यादा है। ऐसे ही आपका आप लेमन ग्रास है, कितना स्कोप है लेमन ग्रास का, बंदर क्या खाता है उसको। तो आप इस तरह हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़बरदस्त, फिर एनिमल हस्बेंड्री का स्कोप है। आपकी जो बद्री गाय है उसका आप जो है इम्पोर्टेंस, मतलब उसको आप और ब्रीडिंग करके करो, बहुत कुछ है। लेकिन सरकार इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और आपकी जो प्लानिंग है वो होनी चाहिए कि हमने जैसे अभी प्रधानमंत्री ने रख दिया कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, ऐसे ये भी होना चाहिए
कि भाई हर राज्य को एक टारगेट मिलना चाहिए, कितने दिनों में अपनी गरीबी आप दूर कर दो। उत्तराखंड में तो बस ये होता है, माला पहनाते चले जाओ, बोलते चले जाओ, ये आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, तो ये हो रहा है। तो ऐसी है हमारी राजनीति, हमारे। और मुझे लगता है कि 2500 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो 25 साल बहुत होते हैं किसी राज्य को चलाने के लिए। और हिमाचल की हम जिक्र करते हैं कि वहाँ परमार साहब ने उत्तराखंड हिमाचल को चमका दिया था। हिमाचल की सबसे बड़ी बात है उसमें हमारे उनमें दो अंतर है। एक अंतर है, एक उनको लगभग काफ़ी लंबे समय तक YS परमार का, हाँ वही परमार साहब ने, वो विजनरी है, विजनरी, ठीक है, उन्होंने जो विजन दे दिया। यहाँ पे भी मैं ये कहूँगा जो कुछ अच्छा काम हुआ है वो नरेंद्र तिवारी जी के ज़माने में हुआ। कोशिश की थी पर उनको करने नहीं दिया। नहीं, उनकी भी टांग खिंचाई होती रहती। नहीं, वो भी था, तो थोड़ी बहुत उन्होंने काम किया है। पर दूसरी बात क्या है, हिमाचल में, हिमाचल के लोग जो है ना अपने कल्चर के प्रति नहीं, अपने कल्चर को, और हमारे केवल उत्तराखंड में केवल जौनसारी लोग हैं, जौनसार वाले, जौनसार बाबा हिमाचल से लगा हुआ है, नहीं, कल्चर हिमाचली है। नहीं, तो उनका कुछ पार्ट का है। हिमाचल के लोगों में अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए सबसे और यहाँ उत्तराखंड में, या हमारे उत्तराखंड में केवल जौनसार बाबर के लोग अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, उससे जो है उसके लिए जान भी लड़ाते हैं। लेकिन जो स्पेशली उत्तराखंड में जो गढ़वाली हैं, उनका काम है उधम मचाना, आपस में लड़ते रहो हैं और ताली बजाते रहो, ये बस। और बस नेताओं के झंडे उठाते रहो, अरे कुछ मैं भी मिल जाओ, यो खाने में तो मैं भी मिल जाऊँ। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, बहुत बड़ी समस्या है। तो ये समस्या का समाधान निकलना जरूरी है, लेकिन वो तभी निकलेगा जब उत्तराखंड के लोग सड़कों पर आएंगे, नहीं उत्तराखंड के लोग जागरूक होंगे। मैं तो कहूँ सड़कों में आने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू अभी जो यूथ है वो आगे आए। हमारे लोगों को देखो, इंडस्ट्री वाले वहाँ सारे बाहर से ला रहे हैं लोगों को। हाँ, ये सड़क बनाने का काम जो कर रहे हैं, बिहार के जो मजदूर आ गए। अरे मजदूर तो चलो, हमारे लोग तो काम नहीं करना चाहते, वो आए, पर जो इंडस्ट्री में जो काम है, जो बाबू जी का काम है, कोई ये वो छोटी मोटी टेक्नोलॉजी है, ITI वाले काम है, सारे बाहर के लोग आ रहे हैं। हाँ, लोकल लोगों को काम नहीं दे रहे हैं, लोकल लोगों के पास एक ही काम है वहाँ, उन्हीं की जमीन को खरीद के वो होटल बना रहे हैं और उनको वहाँ चौकीदार रख रहे हैं। पूरे आप देखो, मेरे गांव की सावली चम्बा में सारी जमीन बिक गई है। आपके मसूरी से कानाथाल की सारी जमीन हमारी लहसुन कोटद्वार की सबसे महंगी जमीन है। और हमारे गाँव में रानी चोरी में 1 करोड़ से ज़्यादा बीघा हो गई है, क्योंकि अरे ये बड़े खुश हैं बाहर वालों को जमीन बांटने में। हाँ, कि उनको लग रहा है महंगा, लेकिन उनको पता लग रहा है कि वो आपको चौकीदार रख रहे हैं वही लोग। हाँ, तो वो तो है। तो खैर ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। जब लोग जागरूक होंगे, जब जनता जागरूक हो, तो ये तभी क्रांति आती है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक नमस्कार।